Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, Faculty of Praxis, विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भी वाटर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है बेटा। तो आप लोग बुक का पेज नंबर 152 ओपन कर लीजिए और देखते चलिए। ओशन करंट दैट मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर वार्म ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स जो कि ओशन में नदियों जैसी बड़ी बड़ी धाराएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग ओशन करंट्स कहते हैं। अब ऐसी ओशन करंट्स जो कि इक्वेटर से लेकर के पोल्स की तरफ जाती है। इक्वेटर क्या आपको पता है ना? दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चाहे इधर जो धाराएं जाती हैं उनको वार्म ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है, जो कि सोर्स ऑफ गल्फ से मैक्सिको की तरफ जाती है। ठीक है बेटा। ओशन करंट दैट मूव फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर आर कॉल्ड कोल्ड ओशन करंट्स। अब ऐसी ओशन करंट्स, ओशन के अंदर ऐसी धाराएं जो पोल्स की तरफ से, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आए, चाहे साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आए, उनको कोल्ड ओशन करंट्स कहा जाएगा। तो वार्म एंड कोल्ड करंट्स आपकी जैसे हेडिंग है, तो आपको ये चीज लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वार्म ओशन करंट किसे कहेंगे एंड कोल्ड ओशन करंट का किसे कहेंगे। और सबसे पहले जरूरी है जानना कि ओशन करंट किसे कहेंगे। तो ओशन करंट आपको पता ही है कि ये सागर है। सागर के अंदर जो नदियों जैसी खूब बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? ओशन करंट्स कहते हैं। अब आपको पता है कि इक्वेटर जो होता है अर्थ के बीचों बीच वाली लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। अब इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ जाती हैं लहरें, उनको क्या कहेंगे हम लोग? वार्म ओशन करंट्स। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं बेटा, उनको कहा जाता है कोल्ड ओशन करंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, तो यहाँ से गर्मी वाले जगह से जो धाराएं जाएंगी तो उनको जाहिर सी बात है वार्म ओशन करंट कहा जाएगा। और जो ठंडे जगह से, पोल्स पे क्या होती है? सूरज की रोशनी बहुत स्लैंटेड पड़ती है ना, सनरेज बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए उधर ठंडा होता है। और ठंडी तरफ से जो धाराएं जाएंगी, इसीलिए उनको कोल्ड ओशन करंट कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल अगर देख लें तो इसका क्या होगा? कोल्ड पेरुवियन करंट विच वॉसेस द वेस्टर्न सोर्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, कोल्ड पेरुवियन करंट, उसका था क्या बेटा? गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल के साथ। और होती क्या है? वार्म ओशन करंट्स आर लाइट एंड फ्लो अलोंग द सरफेस ऑफ ओशंस। जो वार्म ओशन करंट्स होती हैं वो हल्की होती हैं और ओशंस के सरफेस पे ही फ्लो करती रहती हैं। ठीक है, जो सागर का सरफेस होगा उसके सतह पर ही फ्लो करती हैं वार्म ओशन करंट, और साथ ही साथ ये हल्की भी होती हैं। आगे देखेंगे, दे मूव अबाउट 40% ऑफ द हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। और ये लगभग 40% हीट जो होता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ ले जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वार्म ओशन करंट्स होंगी ये हल्की होंगी, ओशन के सरफेस पर चलेंगी, और 40% हीट जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, दे मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस दे फ्लो क्लोज टू। और जिस जिस जगह पे वो फ्लो करती हैं उस जगह के टेम्परेचर को भी वो मॉडिफाई करते हैं। कैसे? तो देख लेते हैं। दिस इनेबल्स देम टू एब्जॉर्ब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर विच दे सेट एज दे ब्लोज अक्रॉस। जहाँ जहाँ से वो जाती हैं, चूँकि वार्म ओशन करंट्स कहती हैं बहुत गर्म है, तो जिधर से भी जाएंगी वो ढेर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। मॉइस्चर मीन्स नमी, उनको ठंडा होना होगा ना, पोस्ट तक जाते जाते ठंडी हो जाएंगी, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे जाती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हुए जाती हैं। आगे देखते हैं, when winds blow across warm currents the temperature increases। अब वार्म करंट्स के बीच में हवा क्या करे? जैसे आग में घी पड़ता है तो आग और तेज हो जाती है, ऐसे सेम टू सेम जब वार्म करंट्स के बीचों बीच में क्या होगा? हवा चलने लगेगी तो टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। This enables them to absorb huge amount of moisture which they shed as they blow across। और चूंकि हवा की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे, जैसे जैसे, मैंने ये लाइन पहले बोल दी थी बट कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में थोड़ा सा दिखा नहीं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी बेटा ढेर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हुए जाती हैं। आगे देखेंगे, वाई डू यू थिंक द टेम्परेचर ऑफ विंड्स मस्ट ड्रॉप टू सेड मॉइस्चर। अब आपको सोचना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर है
ये हवा की वजह से तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन बढ़ क्यों रहा है, तो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विंड जो होगी वो ओशन के करंट्स के स्पीड को और तेज करेगी। स्पीड और तेज होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, इसलिए। अब आगे देखते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स आर डेंस एंड फ्लो बेलो द सरफेस ऑफ ओशंस। अंतर देखना, वार्म ओशन करंट जो थी वो हल्की थी और ओशन के सरफेस के ऊपर ऊपर चलती थी, लेकिन जो कोल्ड ओशन करंट्स है बेटा ये क्या है, ये भारी होती हैं और सरफेस के नीचे चलती हैं, ओशन के सरफेस के नीचे चलती हैं कोल्ड ओशन करंट्स। दे रिड्यूस द एयर टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस दे फ्लो, और वो जिस जगह पे चलती हैं उस जगह पे एयर टेम्परेचर को घटाती चलती हैं, घटते हुए चलता है। कोस्टल डेजर्ट्स फॉर्म इन दिस मैनर, और इसी तरह से कोस्टल डेजर्ट्स भी बनते हैं। द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इन वन सच एग्जाम्पल, जो साउथ अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट है बेटा वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वाई डोंट सच विंड दैट मॉइस्चर ओवर द कोस्टल रीजन। अब क्या है कि ऐसी जगह पे जो अब हम इसको सोचेंगे और आंसर खुद से निकालेंगे कि ऐसे जगह पे विंड्स का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। वहाँ पे तो हम क्या देख रहे थे कि विंड्स की वजह से टेम्परेचर और बढ़ रहा था, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर घट रहा है। अब बेटा हमें आगे पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होता है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, तो देख ले। प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट क्रिएट आइडल कंडीशन फॉर फिश टू ब्रीड इनटू ह्यूज पॉपुलेशंस देयर बाय कॉजिंग वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड्स टू डेवलप। अंडरलाइन कर लो और ध्यान दो, ऐसी जगह, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलती हैं, यानी कि ये गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो बेटा वो जगह जो होता है ना वो बहुत अच्छा कंडीशन होता है फिशेस को ब्रीड करने का। ब्रीड करने का मतलब रिप्रोडक्शन करने का, अपने समान बच्चे पैदा करने का बहुत बेस्ट कंडीशन होता है जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से उनके पॉपुलेशन जो है अच्छे से कंटिन्यू रहते हैं। दे कॉजिंग वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड्स टू डेवलप, और जब जितनी ज़्यादा मछलियाँ होंगी उतना ज़्यादा फिशिंग कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो ज़्यादा हमको इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। पता है ना आप लोग को, लोग मछलियों को बेचते हैं। तो इस तरह से वार्म एंड कोल्ड करंट्स के मिलने की वजह से फिशेस को ब्रीड करने का बहुत अच्छा कंडीशन मिलता है। बहुत ज़्यादा फिशेस जब ब्रीड करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नई मछलियाँ डेवलप होंगी, नई मछलियाँ डेवलप होंगी तो हमको भी ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी, हम ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है, शिप्स दैट सेल अलॉन्ग द ओशन करंट्स गेट द एडवांटेज ऑफ मूविंग फास्टर देयर बाई सेविंग टाइम मनी एंड फ्यूल। अब जब जहाज जैसे जहाँ पे सागर की धाराएं हैं ना, तो अगर वो फेवरेबल कंडीशन में है, जैसे इसी तरफ धारा बह रही है और शिप इधर से आ रही है, तो वैसे क्या होगा, शिप धारा के साथ बहुत जल्दी जल्दी बहते हुए चली जाएगी और टाइम का भी बचत होगा, पैसे की भी बचत होगी और फ्यूल की भी बचत होगी। तो ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ओशन करंट्स का फ़ायदा बताया जा रहा है आपको। पहला फ़ायदा यह है कि ठंडी और गर्म धाराओं को मिलने से मछलियों को ब्रीड करने के लिए बढ़िया कंडीशन मिलता है। दूसरी बात यह है कि धाराओं के साथ शिप्स जो हैं जल्दी जल्दी फ्लो कर जाएंगी, तो इससे फ़ायदा यह है कि फ्यूल, टाइम और मनी सब कुछ बच जाता है, तेज़ी से जाता है शिप क्योंकि। तो बेटा इस तरह से हमने ओशन करंट्स पढ़ लिया, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स को भी पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब हमको पढ़ना है लास्ट टॉपिक है जो कि चैप्टर वाटर का, उसका नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर नहीं बेटा, टाइड्स। क्या नाम है? टाइड्स। वाटर चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसका नाम है टाइड। तो देख लेते हैं, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल यूजुअली ट्वाइस अ डे इन ए पार्टिकुलर प्लेस इज नोन एज टाइड। पीरियोडिक राइज किसी भी चीज़ को आपने मोशन में भी पढ़ा होगा साइंस में कि पीरियोडिक किसे कहते हैं। पीरियोडिक मतलब जो फिक्स हो, जो हमेशा होता रहता हो, अपने अपने गति को जो चीज़ दोहराता हो, जैसे घड़ी की सुई है वो पीरियोडिक है, ठीक है। तो पीरियोडिक किसी चीज़ को हम तभी कहेंगे जब वो बार बार अपने ही चीज़ को, जो काम वो कर रहा हो उसको दोहराता हो। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल यानी कि जो समुद्र की लहरें होती हैं, ठीक है, एक ही जगह पे, उनका सी लेवल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, और ये बेटा पीरियोडिक तरीके से हो, बराबर अपने आप को दोहराता रहता हो, तो इसी को कहा जाता है टाइड, ठीक है, या ज्वार या भाटा हिंदी में कहा जाता है। तो देख लेते हैं फिर से,
मैं आपको बता देती हूँ कि टाइड क्या है। पीरियोडिक राइज एंड फॉल्ट ऑफ सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र की जो सतह है उसका ऊपर उठना और नीचे गिरना, और सामान्यतः ये जो प्रक्रिया होती है दिन में 2 बार होती है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, एक विशेष जगह हो, जैसे जाना जाता है इस जगह पे टाइड्स आते हैं, इस जगह पे थोड़ा सा हमको संभल के रहना है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे सी लेवल का पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम लगभग दिन में 2 बार यूजुअली जो है उठना और गिरना, यही क्या कहलाता है? टाइड कहलाता है। टाइड्स आर काज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एंड द अर्थ रोटेशन। पहले तो टाइड की डेफिनेशन अंडरलाइन करोगे, फिर देखो टाइड्स आते क्यों हैं। तो टाइड्स जो होते हैं बेटा, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एंड द अर्थ रोटेशन, इसके जो रीजन है तो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के नाते टाइड्स आते हैं, साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन के नाते भी। पृथ्वी अपने धुरी पे हमेशा घूमती रहती है, तो एक रीजन ये भी है टाइड्स के आने का। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, जो कि आपको पता है कि अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है? सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है ना। तो ये भी एक रीजन है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन का। व्हेन द ग्रेविटी ऑफ द मून पुल्स द अर्थ एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, हाई टाइड अकर्स। जब ग्रेविटी ऑफ मून, मून की जो ग्रेविटी है, मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अर्थ को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी तरफ खींचता है ना बेटा, तो हाई टाइड्स आती हैं। हाई टाइड्स मतलब ऊपर ऊपर उठता है सी लेवल। When it releases its pull, और जब ये ऐसा होता है तो एक खिंचाव होता है, द वाटर लेवल कम्स डाउन एंड लो टाइड्स अकर। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इसका खिंचाव भी ख़त्म हो जाता है, वाटर लेवल नीचे आ जाता है और लो टाइड होता है। एक्सेप्शनली ह्यूज टाइड्स आर कास्ट ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। एक्सेप्शनली मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हाई टाइड्स होती हैं, जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं सी लेवल का ऊपर उठना होता है, वो यूजुअली फुल मून डे को होता है, पूरा चांद जिस दिन निकलता है या नया चांद जिस दिन निकलता है। सच टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। ऐसे टाइड्स को बेटा स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनली लो टाइड्स अकर। और ऐसा ये भी एक्सेप्शनली बोला जाता है, मतलब कह सकते हैं अपवाद है एक तरह से। ऐसा माना जा रहा है कि जब मून अपने फर्स्ट स्टेज में रहता है या लास्ट क्वार्टर, मून का जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब इस तरह से क्रेसेंटिक साइज जो होता है या लास्ट टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे लो टाइड्स बनते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, आपको टाइड्स का इम्पॉर्टेंस पढ़ना है, तो देखिएगा। टाइड्स हैव ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस स्पेशली फॉर फिशिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्री। तो जैसे ओशन करेंट्स का फिशिंग और शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत लाभ था, ऐसे ही टाइड्स का भी फिशिंग और शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फायदा है। तो देखिए क्या है, Heavy freighters can enter shallow ports only a high tide when the water is deepest. अब बहुत बड़े बड़े फ्रेटर्स जो होते हैं वो पोर्ट्स पर आसानी से हाई टाइड के टाइम पे आ जाते हैं, जबकि वाटर बहुत डीप होता है तब भी। आगे है बेटा, द फिशिंग बोट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द राइज एंड फॉल ऑफ टाइडल वाटर्स। अब क्या है, फिशिंग बोट्स जो है वो भी टाइड्स के लिए बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब जब टाइड्स ऊपर नीचे आती हैं तो उस टाइम पे फिशिंग करना भी बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है, tidal energy which can be harnessed during high tide is eco-friendly source of energy which never gets exhausted। तो tidal energy जो है उसका यूज भी किया जा सकता है और वो कभी ख़त्म भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको भी पता है वाटर से एनर्जी रिलीज होती है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये टाइड्स का इंपॉर्टेंस है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। टाइड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी लर्न कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी दूंगी PDF फॉर्म में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैप्टर और भी आसान लगेगा बेटा जब आप इस चैप्टर का आई लर्नड वाला पार्ट पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरा आई लर्नड वाला पार्ट आप लर्न कर लेंगे तो चैप्टर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसका PDF जैसे ही मिले आप उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।